नमस्कार। गौरव सिंह राम राम। निशांत कुमार हेलो सर। सद्दाम अंसारी गुड इवनिंग। भागवत कुमार सर जी लेट से वीडियो। लेट से वीडियो मतलब वीडियो लेट नहीं है बल्कि लेट से क्लास है। कुमुंद राजन सिंह गुड इवनिंग। रंजीत राय राज गुड इवनिंग। सोनी सोनू सोनी विक्की कुमार सबको गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने दिल्ली सल्तनत खत्म किए थे, सभी लोग आ गए। लेक्चर स्टार्ट किया जाए। अमित कुमार सर जी प्रणाम। प्रणाम भाई। रवि रंजन गुड इवनिंग। सोनी वर्मा सर आपका 15 जुलाई वाली क्लास ऑफलाइन नहीं चल रही है। अच्छा ठीक है। रंजीत राज पीडीएफ हिंदी में सर बिल्कुल हाँ हिंदी में। सद्दाम अंसारी साउंड बढ़ाइए सर। साउंड तो ठीक है बेटे, बाकी लोग बताएं साउंड कम है क्या? आवाज ठीक आ रही है? स्टार्ट किया जाए। ओके। सोनी कह रही मैंने उस दिन किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाई। चल नहीं रही वीडियो क्या? चलो मैं बोल दूंगा बेटे, चलेगी वो, चलवा देंगे। नहीं चल रही थी। छोटू कुमार गुड सर ठीक है। साउंड तो आ रही है, सभी लोग बता रहे आवाज सही है। लिटिल बिट इंक्रीज कीजिए। लिटिल बिट क्या होता है? पूरा इंक्रीज करेंगे। रवि रंजन कह रहे हैं स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल चलें। आज यहां से स्टार्ट करेंगे। मुगल वंश से। ये डायनेस्टी 1526 में आई, 1707 ईस्वी तक थी। लेकिन ये डायनेस्टी 1862 तक चली है। 1707 में लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह, लास्ट मुगल एम्परर 1707 में औरंगजेब पावरफुल मुगल किंग था। भागवत कुमार काजल मैम क्लास लगेगी बेटे, वो छुट्टी पर हैं, आ गई हैं, लगेगा कल परसों में। रोहित कुमार हाय सर, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। निशांत सर GS2 में तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। हाँ बेटे बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, क्योंकि वो मुगल से स्टार्ट हुआ है और ये दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट किए हैं, तो मुगल पढ़ाएंगे फिर मॉडर्न पर आएंगे। तो चलें मुगल डायनेस्टी हम स्टार्ट करते हैं। इनकी दरबारी भाषा अगर पूछा जाए, कोर्ट लैंग्वेज, मुगलों की दरबारी भाषा पर्शियन थी, फारसी कोर्ट लैंग्वेज थी। दरबार में हिंदी में काम नहीं होता था। सद्दाम जी कह रहे हैं हिंदी में PDF नहीं मिले हैं। मिल जाएगा बेटे। कुमुद रंजन सिंह फारसी बिल्कुल ठीक है। दरबारी भाषा मुगलों की फारसी। और पहला मुगल एम्परर बाबर था। 1526 से 1530 तक शासन किया था इसने। बाबर शब्द का मीनिंग लॉयन होता है, शेर। बाबर मीन्स बब्बर, बब्बर शेर। तो बाबर के नाम का मीनिंग लॉयन होगा, शेर होगा।
पहला मुगल किंग यही था, और बाबर इंडिया का नहीं था, बाबर बाहर से आया था। इंडिया में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। हराने के बाद इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सुबोध कह रहे हैं सर ये क्या चल रहा है, ये मुगल वंश चल रहा है। बेटे ये बैच नया वाला है जीएस थर्ड का। तो जीएस थर्ड में हमने दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट किया था, इसलिए मुगल डायनेस्टी जीएस फर्स्ट और सेकंड में हो चुका है। तो जीएस फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चों का इसमें मुगल वंश हो गया है, लेकिन जीएस थर्ड वालों का मुगल डायनेस्टी चलेगा। इसलिए सुबोध मुगल वंश इनका स्टार्ट किए हैं, इनका इससे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ाए हैं, तो मुगल वंश आज यहाँ इनका स्टार्ट है जीएस थर्ड का। रोहित कुमार कह रहे हैं कि फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट नहीं हो रहा है। बेटे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर वो स्टार्ट नहीं होगा तो हम उसको दिल्ली सल्तनत का पहला लेक्चर प्राचीन भारत के बाद पढ़ा देंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबर माने शेर, बब्बर, और इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये इसका पूरा नाम है। बाबर का ये पूरा नाम है। बिल्कुल सुबोध, आपके बैच में मेरी क्लास कल तो नहीं है, फ्राइडे या सैटरडे में आपके साथ होगी, यानी जीएस 1 और 2 में आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन फ्राइडे या सैटरडे में जब मेरी क्लास होगी तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। ये जीएस थर्ड का बैच है, इसमें दिल्ली सल्तनत फिनिश कर दिए हैं, मुगल डायनेस्टी आज से स्टार्ट है। और जबकि जीएस फर्स्ट और सेकंड का बैच उसमें मॉडर्न चल रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो बाबर यानी बब्बर, बब्बर माने शेर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का रियल नेम है। अब बाबर इंडिया में नहीं बल्कि बाबर बाहर से आया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था। फरगना उज्बेकिस्तान में 14 फरवरी 1483 में 14 Feb 1483 में। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा, ये फरगना का राजा था। बाबर की मम्मी कुतलुग निगार खानम थी। बोर्ड पे मैं लिख कर समझाता हूं, समझ में आएगा फिर आपको। तो बाबर देखें 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। ये यहां पैदा हुआ फरगना में, और फरगना ये उज्बेकिस्तान में है। तो 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ। इसके पिता उमर शेख मिर्जा ये फरगना के राजा थे। बाबर की मम्मी का नाम कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम। तो ये बाबर की मदर का नाम है।
शिवेंद्र मुगल वंश हो गया है। ये जीएस थर्ड की क्लासेस 5:15 से 7:30 तक। तो जीएस थर्ड में आज ही से मुगल वंश स्टार्ट हुआ है और जीएस फर्स्ट और सेकंड में हम मॉडर्न हिस्ट्री करा रहे हैं। इसलिए आज आपका इसमें नहीं है। आपका बैच जब जीएस फर्स्ट और सेकंड होगा, यानी आपका टाइमिंग है सुबह 9:30 से 11, शाम वाला बैच है आई थिंक 3:30 से 3:30 से 5 बजे तक। तो जीएस 1 और 2 वाले बैच में मॉडर्न करा रहे हैं, तो उसमें आपके हिसाब से चलेगा। ये जीएस थर्ड का बैच है, इसमें मुगल वंश आज से स्टार्ट हुआ है। तो इनका पहले दिल्ली सल्तनत कराए हैं, आज से मुगल वंश हैं। तो इसलिए आपका बैच नहीं है, जीएस 1 और जीएस 2 का बैच में आप है ना, तो वहां पर मॉडर्न करा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो आप छोड़ दो, आप फर्स्ट और सेकेंड में पढ़ना। बाकी भी ऐसे कोई बच्चे हों तो जीएस थर्ड का बैच है ये, इसलिए जीएस थर्ड वालों के हिसाब से चलाते हैं इसको। राहुल कुमार कह रहे हैं सर हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो। बिल्कुल दे देंगे बेटे हिंदी में। अभी ये देखिए जो पढ़ा रहे हैं हिंदी में पीडीएफ आपको दिलवा देंगे। तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, बाबर की मम्मी कुतलुग निगार खानम। बाबर का पिता ये तैमूर वंश का था। बाबर का फादर ये तिमोरलेन वंश का था, यानी तैमूर लंग वंश का था ये। और बाबर की मम्मी चंगेज खान वंश की थी। पिता तैमूर लंग वंश का था और ये तुर्क था। मम्मी चंगेज खान वंश की थी। तो फादर उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग डायनेस्टी का, मम्मी कुतलुग निगार खानम चंगेज खान वंश की थी। तो इस तरह से बाबर एशिया के 2 घराने से बिलोंग करता था। चंगेज खान मंगोल था और तैमूर लंग तुर्क था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा साइड से तैमूर लंग की 5वीं जनरेशन था, 5th जनरेशन। मम्मी साइड से यानी कुतलुग निगार खानम साइड से चंगेज खान की 14वीं जनरेशन था। बाबर पिता साइड से तैमूर लंग की 5वीं और मम्मी साइड से चंगेज खान की 14वीं जनरेशन था बाबर। तो इस तरह अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि बाबर तैमूर लंग का कौन सा वंशज था, तो 5वीं। चंगेज खान की कौन सी वंशज थी, तो 14वीं वंशज मदर साइड से। सो बाबर की धमनियों में एशिया के 2 महान योद्धाओं का रक्त प्रवाहित हो रहा था। तैमूर लंग, चंगेज खान। सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। ये यही तैमूर है जिसके नाम पर सैफ अली खान और करिश्मा कपूर, क्या नाम है इनकी पत्नी का, जो भी नाम है, सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर लंग के नाम पे तैमूर रखा गया है। इसका मतलब यह भी उसी वंश का था। चलें आगे बढ़ाते हैं। तो पिता और माता साइड से 2 डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा का देहांत 1494 में हो गया, यानी इस वर्ष उमर शेख मिर्जा का देहांत हो गया। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, इस साल में इनका देहांत हो गया। अब आप देखिए बाबर इस समय कितने साल का था, मात्र 11 वर्ष का था। यानी बाबर 11 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पे आया। आप देखिए 1483 में बाबर पैदा हुआ, 1494 इसके पिता मर गए। मात्र 11 साल का बाबर, 11 वर्ष की एज में बाबर फरगना की गद्दी पे बैठा।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 11 वर्ष क्या होती है, कुछ भी नहीं होता है। 11 वर्ष की एज में फरगना की सत्ता में आया, लेकिन बाबर सफल नहीं हुआ। बाबर उज्बेकों से हार गया। कई प्रयास किया बाबर, फरगना और समरकंद को जीतने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास में वह असफल रहा। 3-4 बार प्रयास किए, थोड़े थोड़े समय पे शासन किया, लेकिन अंत में वह असफल रहा। फाइनली आप देखें 1501 में 1501 में एक लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, द बैटल ऑफ सरेपोल। बैटल ऑफ सरेपोल यानी सरेपोल की लड़ाई में ये उज्बेकिस्तान में है। 1501 में सरेपोल की लड़ाई में शैबानी खान डिफीटेड बाबर। शैबानी खान ये उज्बेक नेता था, ये उज्बेक लीडर था। 1501 में शैबानी खान ने बाबर को बुरी तरह से हराया। तो 1501 में शिवम साफ नहीं दिख रहा है, बाकी बच्चों को साफ दिख रहा है। शिवम कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है भाई, बाकी लोग रिस्पॉन्स करें, साफ दिख रहा है या नहीं। शिवेंद्र कुमार वो कंबाइन कर दिए होंगे, लेकिन आप चिंता न करें, ये बैच जीएस थर्ड का हम 5.25 से पढ़ा रहे हैं, कंबाइंड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें हम आपका मेडिवल चला रहे हैं। ठीक है सुरेश, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए 1501 में सरेपोल की लड़ाई में शैबानी खान उज्बेक नेता ने बाबर को बुरी तरह से हराया। तो इस तरह से शैबानी खान बाबर से जीत गया और शैबानी खान ने फरगना पे अधिकार कर लिया था। फरगना के बगल में समरकंद भी था। समरकंद और फरगना, इन दोनों क्षेत्रों पर शैबानी खान का कब्जा हो गया। अब बाबर इधर उधर भटकने लगा, 2-3 साल इधर उधर भटकता रहा। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किस लड़ाई के बाद बाबर फरगना और समरकंद फिर नहीं जीत पाया, तो सरेपोल की लड़ाई के बाद बाबर कभी भी फरगना और समरकंद जीत नहीं पाया। इधर उधर भटकने लगा, एक सेना तैयार किया और फिर 1504 में काबुल पर आक्रमण कर दिया। काबुल पर आक्रमण करने के बाद काबुल पर अधिकार कर लिया, तो समरकंद फरगना नहीं जीत पाया और 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। 1504 में इस समय बाबर कैप्चर्ड काबुल, यानी ये काबुल अफगानिस्तान में है, तो बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। और यहीं पर 1507 में बाबर ने काबुल में एक नई उपाधि लिया, बादशाह की टाइटल।
बाबर ने काबुल में एक नई उपाधि धारण किया, बादशाह की उपाधि। सो बाबर ने काबुल में एक नई टाइटल ले लिया, ये टाइटल है बादशाह, या इसको बादशाह भी कहते हैं। ये फारसी शब्द है, फारसी शब्द है बादशाह अथवा बादशाह। तो इस तरह बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। ये प्रश्न पूछा जाए कि बाबर ने किस जगह पर बादशाह की टाइटल लिया, तो बाबर ने ये टाइटल काबुल में धारण किया था, याद रखें, काबुल में। और बाबर पहला मुगल किंग है जिसने बादशाह की टाइटल लिया है। इससे पहले कोई मुगल शासक बादशाह की टाइटल नहीं लिया था। इससे पहले बाबर के पिता की टाइटल, इससे पहले बाबर के पिता की उपाधि मिर्जा थी। तो 1504 में बाबर ने काबुल पे अधिकार कर लिया। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि काबुल में धारण किया। अब बाबर जब अपनी पावर को काबुल में बढ़ा रहा था, तो उसी समय इंडिया के कुछ राजाओं ने, कुछ गवर्नरों ने बाबर को निमंत्रण दिया कि बाबर इंडिया पर आक्रमण करे, वो इनका साथ देंगे। तो बाबर को 3 लोगों ने इनवाइट किया, बाबर को 3 लोगों ने निमंत्रण दिया। एक तो राणा सांगा, ये मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के राणा सांगा सिसोदिया वंश के थे। ये सिसोदिया डायनेस्टी के थे। सिसोदिया वंश के राणा सांगा, इन्होंने बाबर को मैसेंजर भेजकर काबुल में अपना मैसेंजर भेजा और बाबर को निमंत्रण दिया। यह सोचकर निमंत्रण दिया कि बाबर आएगा, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराएगा और फिर लूट पाट कर वापस काबुल चला जाएगा। लेकिन बाबर आया, इब्राहिम को हराया, मारकर यहीं बस गया, जाने का नाम ही नहीं लिया। इनकी तमन्नाएं धरी की धरी रह गईं। दूसरे जिसने इनवाइट किया आलम खान लोदी था। आलम खान लोदी ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। आलम खान इब्राहिम लोदी का चाचा। और तीसरा एक और है दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी ये भी इब्राहिम लोदी के चाचा थे। ये दोनों इब्राहिम लोदी के चाचा थे। तो इस तरह से इन तीनों ने बाबर को निमंत्रण दिया था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें से बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण नहीं दिया? इनके अलावा कोई नहीं है, यही तीनों ने दिया था। बाबर भी समझ गया कि जब इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं तो इंडिया को जीतना बड़ा आसान है। बाबर के पूर्वज तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, बताए थे आपको। तो बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर लंग की धरती को जीतने का सपना देखने लगा और उसको इंडिया से सपोर्ट भी मिलने लगा। तो बाबर समझ गया कि इंडिया को जीतना बेहद आसान है, इनके सपोर्ट के द्वारा वह जीत सकता है। अब बाबर इंडिया को जीतने की योजना बनाया और 1519 से 24 के बीच में बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किए। बाबर ने इंडिया पर 4 बार आक्रमण किए, 4 टाइम्स। पानीपत की पहली लड़ाई से पूर्व बाबर ने इंडिया पे 4 दफा आक्रमण किए, यह देखने के लिए कि वह इंडिया में सफल हो पाएगा या नहीं। जब उसे लगा कि वह इंडिया में सफल हो जाएगा, तब उसने अपनी पूरी सेना के साथ
1526 में पानीपत के मैदान में आ डटा और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हराया, मारकर दिल्ली आगरा पर कब्जा कर मुगल वंश बनाया। तो इस तरह अगर पूछा जाए कि पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर ने इंडिया पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 4 बार। पहला आक्रमण 1519 में बाबर ने किया था इस साल में, और भेरा पर था इसका आक्रमण। भेरा ये पंजाब में है, तो पहला आक्रमण भेरा में, भेरा पंजाब के पास है ये, और यहां पर एक लड़ाई लड़ा, लड़ाई का नाम है बाजौर की लड़ाई। बाजौर की लड़ाई, बैटल ऑफ बाजौर। तो ये बाजौर की लड़ाई, बैटल ऑफ बाजौर, भेरा पंजाब के पास। इस लड़ाई में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया है। इंडिया में बाबर ने फर्स्ट टाइम तोपखाने का प्रयोग इसी लड़ाई में किया है। इंडिया में तोपों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इंडिया में आग के गोले नहीं बल्कि पत्थर के बड़े बड़े गोले फेंकते थे किले की दीवार तोड़ने के लिए। बट अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इंडिया में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किसने किया है, तो इंडिया में पहली बार तोप के गोले, कैनन बॉल, आग के गोले फेंकने वाली तोपें बाबर लाया है। तो इस तरह से बेटे आर्टिलरी का प्रयोग पहली बार इंडिया में यहीं पर किया गया है। और आर्टिलरी का प्रयोग इंडिया में पहली बार किसने किया है, तो बाबर ने किया है। आगे पानीपत की पहली लड़ाई में भी तोपों का प्रयोग किया इसने, इसलिए पानीपत की लड़ाई आसानी से जीत गया था। जबकि इब्राहिम लोदी के पास बाबर से कई गुना सेना ज्यादा थी। बाबर की आर्टिलरी ने, तुलगमा रण पद्धति ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हराया। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले बाबर 4 दफा हमला किया, और पहला आक्रमण बाबर का कहां पर हुआ, बाजौर यानी भेरा पर, और इसी समय बाबर ने आर्टिलरी का प्रयोग किया है। तो लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत हरियाणा में है। तो पानीपत की पहली लड़ाई (1526) में पानीपत की पहली लड़ाई, इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ये वही है जिसको हम लास्ट क्लास में बताए थे। इब्राहिम दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का सुल्तान निकम्मा एवं कायर था, और इब्राहिम लड़ाई में हार गया था ना। बाबर ने इसको बुरी तरह से हराया। इस लड़ाई में बाबर ने इन 2 चीजों का प्रयोग किया है। एक तो आर्टिलरी का प्रयोग किया है, यानी एक तो तोपखाने का प्रयोग किया, और दूसरा तुलगमा, इसका प्रयोग किया है। तुलगमा, एक तो आर्टिलरी का प्रयोग किया है, दूसरा तुलगमा का प्रयोग किया है। अब ये आर्टिलरी कैसे और तुलगमा कैसे यूज किया ये बताते हैं। तो बाबर ने इस लड़ाई में, आर्टिलरी का मतलब तो जानते ही हैं, तोपखाना, और इस लड़ाई में तुलगमा का प्रयोग किया है।
तुलगमा। अब अगर ये पूछा जाए तुलगमा होता क्या है, तुलगमा का मीनिंग है कि दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेर कर फिर हमले करना। दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेना और फिर आक्रमण करना, इसका मीनिंग यही है, घेर कर आक्रमण करना। ये इसका मीनिंग है। इंग्लिश में सीज द एनिमी, दुश्मन को घेर लो और फिर अटैक करो। तो सुरेश बागड़ा ने पूछा तुलगमा क्या होता है। नीलम जी की तरफ से आया है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी को। तो इस तरह से ये दो स्ट्रेटजी, यानी ये स्ट्रेटजी बाबर ने उज्बेकों से सीखा था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बाबर ने तुलगमा रण पद्धति किससे सीखा, तो बाबर ने तुलगमा स्ट्रेटजी, तुलगमा रण पद्धति उज्बेकों से सीखा था। और इसी वजह से बाबर सरेपुल की लड़ाई उज्बेक नेता शैबानी खान से हार गया था। अब ये देखिए तुलगमा स्ट्रेटजी है क्या, ये आप देखें। मीनिंग तो हमने बता दिया, लेकिन बाबर ने फ्रंट में आर्टिलरी लगाई थी अपनी सेना में। बाबर ने बिल्कुल सामने तोपें लगा रखी थी। तोपों के पीछे बाबर ने पैदल सेना लगाई थी। इन्फेंट्री माने पैदल सेना। लेफ्ट और राइट में बाबर ने कैवेलरी लगाई थी। कैवेलरी माने घुड़सवार सिपाही। इन्फेंट्री माने पैदल सिपाही। आर्टिलरी माने तोपखाना। तो लेफ्ट राइट में बाबर ने अपनी सेना में कैवेलरी लगा रखा था। अब आप देखिए बाबर की स्ट्रेटजी। और इसके बाद देखिए इब्राहिम ने फ्रंट में एलिफेंट्स लगाया था। इब्राहिम ने एकदम सामने हाथियों का दस्ता लगा रखा था। 5000 एलिफेंट फ्रंट में, यह सोच के लगाया हाथियां तेजी से हमला करेंगी और बाबर की आर्टिलरी को ध्वस्त कर देंगी। एलिफेंट्स के पीछे पैदल सेना लगाई थी, इन्फेंट्री, और लेफ्ट राइट में कैवेलरी लगाया था, यानी घुड़सवार सिपाही। तो ये तो इब्राहिम की स्ट्रेटजी थी और ये बाबर की स्ट्रेटजी थी। अब आप देखें बाबर ने कभी फ्रंट में आके लड़ाई नहीं लड़ा। बाबर पीछे रहकर अपनी स्ट्रेटजी बनाता था, सेनापतियों को फ्रंट में करके लड़वाता था। बाबर कभी भी फ्रंट में आके नहीं लड़ा, जबकि इब्राहिम लोदी फ्रंट में आके लड़ा। और इब्राहिम लोदी फ्रंट में आके लड़ने लगा, हाथी पर बैठा हुआ था। दूसरी बात देखें, बाबर ने अपने घुड़सवार सिपाहियों को आदेश दिया था कि इस तरह से चारों तरफ से घेर लें, इधर से ये। तो लेफ्ट से घुड़सवार सिपाही और राइट से घुड़सवार सिपाही इब्राहिम की सेना को घेर लें। यही है तुलगमा स्ट्रेटजी। बाबर ने देखा कि जब दुश्मन की सेना घिर गई तो अपनी तोपों से कहा आग के गोले फेंकें। ये तोपें आग के गोले फेंकने लगी। हाथियां आगे नहीं बढ़ पाईं, पागल हो गईं, पीछे मुड़ गईं, अपने ही पैदल सैनिकों को रौंदने लगी। ये भी काम नहीं कर पाए क्योंकि आगे से तोप के गोले आ रहे थे, फ्रंट से तोपें गोले फेंक रही थी और पीछे से तीर भाले चल रहे थे।
आगे आग के गोले, पीछे से तीर भाले आ रहे थे। तो इस तरह से चारों तरफ से हमला हो गया और बुरी तरह से इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी हार गया, पकड़ा गया और मैदान में इसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान इब्राहिम लोदी है जो मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई में तुलगमा स्ट्रेटजी का प्रयोग किया, आर्टिलरी का प्रयोग किया। इब्राहिम की सेना में लगभग 1,20,000 पैदल सिपाही थे, 5,000 एलिफेंट्स थे, 25 से 30,000 घुड़सवार सिपाही थे, जबकि बाबर की सेना में टोटल 30 से 35,000 सिपाही थे। टोटल कुल मिला के घुड़सवार और पैदल सिपाही बाबर की मिलाकर 30 से 35,000 थे। बाबर की सेना वेल ट्रेंड थी, अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया गया था और बाबर हर एक स्ट्रेटजी से सैनिकों को आगाह किया था, ट्रेंड किया था। और मेन आप देखें तो ये दोनों पॉइंट, आर्टिलरी और तुलगमा का बखूबी प्रयोग किया, जिसकी वजह से बाबर अच्छी तरह से जीत गया, अच्छी मार्जिन से जीत गया। इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, आगरा पर कब्जा कर लिया, दिल्ली में मुगल वंश की नींव डाली, काबुल को भी इंडिया में जोड़ लिया। काबुल को बाबर इंडिया में लाया, हुमायूं खो बैठा, पुनः अकबर जीत लाया, फिर जहांगीर खो बैठा, इसके बाद औरंगजेब काबुल फिर से जीत लाया, बहादुर शाह फर्स्ट फिर खो बैठा। 3 मुगल किंग थे जिनके पास काबुल इंडिया में था, बाबर के पास, अकबर के पास, औरंगजेब के पास। बाबर ने काबुल को इंडिया में जोड़कर काबुल को एक स्टेट के रूप में शासन किया था, दिल्ली को राजधानी बनाया। तो बाबर की कैपिटल दिल्ली थी, काबुल को इंडिया में जोड़ के शासन किया था। तो अब आप आगे देखें, इससे आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था, यही सोच के इनवाइट किया कि बाबर आएगा, इब्राहिम को हराएगा, मारकर लूटपाट कर वापस चला जाएगा। बाबर आया, इब्राहिम को हराया, मारकर यहीं बस गया, जाने का नाम ही नहीं लिया। मेवाड़ के राणा सांगा की तमन्ना धरी की धरी नजर आने लगी। अब राणा सांगा बाबर के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करने लगा। अगली लड़ाई आप देखें 1527 में, 1527 में खानुआ की लड़ाई है, बैटल ऑफ खानुआ। नेक्स्ट लड़ाई खानुआ की लड़ाई है। खानुआ ये राजस्थान में है बेटे, खानुआ राजस्थान में भरतपुर के पास है। खानुआ की लड़ाई, इस लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हराया। राणा सांगा ये वही है मेवाड़ के, राणा सांगा को राणा संग्राम सिंह भी कहा जाता है। सिसोदिया वंश के थे ये, सिसोदिया डायनेस्टी के राणा संग्राम सिंह महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर थे ये। यानी राणा सांगा, राणा उदय सिंह सेकंड, महाराणा प्रताप और राणा अमर सिंह। तो इनमें 2 किंग बड़े पावरफुल थे, एक तो राणा सांगा ये जो बताने वाला हूं, और दूसरे पावरफुल किंग थे महाराणा प्रताप, जिसको हम अकबर के टाइम में बताएंगे। तो महाराणा प्रताप राणा सांगा के ग्रैंडसन थे, पौत्र थे। अब आप देखिए बाबर के खिलाफ राणा सांगा तैयारी करने लगा, क्योंकि राणा सांगा ने क्या सोचा था और क्या हो गया, बाबर यहीं बस गया, जाने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा, एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाबर के सिपाही राणा सांगा से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बाबर के सैनिक राणा सांगा से डरने लगे, क्योंकि राणा सांगा ने खानुआ की लड़ाई से पूर्व 49 लड़ाई लड़ा था। खानुआ की लड़ाई से पहले राणा सांगा 49 लड़ाई लड़ चुका था।
और इन 49 लड़ाइयों में राणा सांगा के शरीर पर 89 तीर भालों के घाव के निशान थे। लड़ाइयों में राणा सांगा एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो चुका था, फिर भी जिंदा था। इसी कहानी को सुनकर बाबर के सिपाही डर गए, काबुल भाग जाना चाहते थे। बाबर ने सोचा कि अगर ये सिपाही काबुल चले गए तो राणा सांगा काबुल पर आक्रमण करके बाबर को बुरी तरह से हरा के मानेगा। इसलिए बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए खानवा की लड़ाई से पहले इस लड़ाई को, खानवा की लड़ाई को जिहाद का नाम दे दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद का एक्चुअल मीनिंग है स्ट्रगल, यानी संघर्ष। यानी किसके लिए संघर्ष? इस्लाम की रक्षा के लिए संघर्ष। बाबर ने अपने सैनिकों का एक मीटिंग बुलाया, एक सभा बुलाई, जिसमें बाबर ने सैनिकों को एक भाषण दिया। यह कहा कि भारत में इस्लाम धर्म खतरे में है, प्रत्येक मुसलमान को इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि इस्लाम की रक्षा करते वक्त मुस्लिम सिपाही मारे गए तो जन्नत जाएंगे, जन्नत माने स्वर्ग जाएंगे, और अगर भाग गए तो काफिर कहलाएंगे। काफिर माने नॉन मुस्लिम, काफिर यानी गैर मुसलमान, जिम्मी भी कहा जाता है। तो इस तरह से बाबर जो है राणा सांगा से लड़ाई स्टार्ट किया, लेकिन ध्यान रखें कि राणा सांगा बहुत ही बहादुर योद्धा था। राणा सांगा बहुत ही बहादुर योद्धा था। इस लड़ाई से पहले 49 लड़ाई लड़ चुका था। शरीर पर 89 तीर भालों के घाव के निशान थे। लड़ाइयों में एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो चुका था, फिर भी वह जिंदा था। इसलिए बाबर के सिपाही राणा सांगा से डरने लगे, काबुल चले जाना चाहते थे। इसीलिए बाबर ने इस लड़ाई को जिहाद का नाम दिया है। बाबर ने इस लड़ाई को जिहाद यानी रिलीजियस वार भी कह सकते हैं, इसको होली युद्ध, या इसको धर्म युद्ध भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट यह है, इस लड़ाई को लड़ने से पहले बाबर ने जिहाद का नाम दिया है। दूसरा यह है कि बाबर ने वाइन पे प्रतिबंध लगा दिया। बाबर ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा, बाबर ने तमगा नामक टैक्स हटा दिया। बाबर ने तमगा नामक कर हटा दिया। ये मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था। तमगा टैक्स मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था, यह कह के कि आप व्यापार करने से पहले यानी अपना सामान बेचने से पहले टैक्स दो। तो बाबर ने क्या किया, मुस्लिम व्यापारियों का सपोर्ट लेने के लिए तमगा टैक्स हटा दिया, जिससे कि मुस्लिम सिपाही बाबर का इस लड़ाई में सपोर्ट करें। तमगा आज का जीएसटी मान लो, जीएसटी की तरह तमगा लिया जाता था। जीएसटी बाद में जमा करना पड़ता है, लेकिन तमगा पहले ले लिया जाता था। तो इस तरह बाबर ने 3 बातें, जिहाद का नाम दिया, शराब पे प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए प्रतिबंध लगाया कि सिपाही वाइन पी के जाएंगे या मैदान में ले जाएंगे तो वाइन पी के वहीं लुढ़क जाएंगे, लड़ेंगे क्या। तो इसलिए बाबर ने वाइन पे बैन लगा दिया। वाइन के बड़े बड़े पॉट्स थे, मेटल के पॉट, तोड़कर गरीब सैनिकों को दे दिया, गरीबों को दान दे दिया। इसलिए बाबर को कलंदर भी कहा गया है। कलंदर माने दानी, दान देने वाला। तो बाबर ने वाइन पे बैन लगा दिया, बड़े बड़े मेटल के पॉट तोड़कर गरीब सैनिकों को दान दे दिया। और इसके बाद बाबर भी वाइन, स्वयं बाबर वाइन नहीं लेता था, वाइन की जगह बाबर अफीम लेने लगा, ओपियम का सेवन करने लगा। अपने बेटे हुमायूं को भी सिखा दिया। तो बाप बेटे यानी बाबर और हुमायूं जम के अफीम लगाने लगे।
कभी कभी हुमायूं ज्यादा लगा लेता था। तो इस तरह से ये 3 बातें बेहद इंपॉर्टेंट है। बट लड़ाई से पहले अब बाबर के सिपाही लड़ाई के लिए स्टार्ट किए, माने तैयार हो गए। लड़ाई स्टार्ट हो गई। राणा सांगा हाथी पर बैठकर अपनी सेना का संचालन स्वयं कर रहा था। अकस्मात एक तीर उसकी दूसरी आंख में घुस गई। राणा सांगा अंधा होकर हाथी के हौदे पर गिर पड़ा। राणा सांगा का एलिफेंट बड़ा समझदार था। राणा सांगा को मैदान से लेकर बचाकर चला गया। बाबर ने राजपूत सैनिकों को चारों तरफ से घेरवा लिया और फिर तुलगमा के अंडर में घेरवा करके राजपूत सैनिकों का सिर कलम करवाया, एक जगह इकट्ठा करवाया और फिर बाबर ने गाजी की उपाधि लिया। गाजी, गाजी माने गैर मुसलमानों की हत्या करने वाला या गैर मुसलमानों के सर कलम करने वाला। तो बाबर ने लड़ाई के बाद जब राजपूत सैनिकों का सिर कलम कराया, देन उसके बाद इसने गाजी की टाइटल लिया। लड़ाई से पहले 3 बातें हैं। जिहाद का नाम दिया, वाइन पे प्रतिबंध लगा दिया, तमगा टैक्स हटा दिया। लड़ाई के पश्चात बाबर ने ये टाइटल ले लिया, गाजी की उपाधि लिया था। गाजी का एक्चुअल मीनिंग वॉरियर होता है, यानी योद्धा। योद्धा एक्चुअल मीनिंग ये है, ऐसा योद्धा जो गैर मुसलमानों के सिर कलम कर दिए हों। गाजी मीन्स ऐसा योद्धा जो गैर मुसलमानों का सिर कलम कर दिया हो। ऐसे जिहाद, जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, यानी संघर्ष। इस्लाम की रक्षा के लिए संघर्ष करो। तो इस तरह से बाबर इस लड़ाई को जीत गया और राणा सांगा कहीं जाके छिप गया। राणा सांगा प्लानिंग करने लगा कि जब बाबर अगली लड़ाई 1528 में चंदेरी में लड़ेगा तो राणा सांगा उस पर पीछे से हमला कर खानवा की हार का बदला ले लेगा। इस तरह की प्लानिंग करने लगा। लेकिन आपको बताएं, राणा सांगा का एक रिश्तेदार, बेहद करीबी रिश्तेदार ने राणा सांगा को धोखा दिया और वह बाबर से जाके मिल गया, बता दिया कि राणा सांगा वहां छिपा हुआ है। अगली लड़ाई से पहले, यानी चंदेरी की लड़ाई से पहले 1528 में बाबर ने राणा सांगा को छुपे स्थान से खोज निकाला और उसका सिर कलम कर दिया या फिर उसको जहर दे के मार दिया। तो अपने ने अपनों को धोखा दिया, गैरों में कहां दम था। ऐसा ये कहावत है इंडियन हिस्ट्री में, अपने ही गद्दारी किए। और दूसरी बात, बाबर ने उस रिश्तेदार को नहीं बख्शा, यह कहकर कि जब तू अपने का ना हो सका तो बेगाने का क्या होगा। इसलिए राणा सांगा की हत्या करवाया और बाबर ने उसकी भी हत्या कर दिया कि ऐसे व्यक्ति किसी के नहीं होते हैं। जो अपने को धोखा दे सकता है तो बेगाने को धोखा देने में क्या जाएगा। तो इस तरह से बाबर ने राणा सांगा को कब मारा? 1528 में। इस वर्ष राणा सांगा की हत्या किया, अगली लड़ाई से पहले। अब आप आगे देखें, नेक्स्ट लड़ाई बताते हैं 1528 में चंदेरी की लड़ाई, बैटल ऑफ चंदेरी। ये चंदेरी मध्य प्रदेश में है। तो चंदेरी मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। चंदेरी की लड़ाई, इस लड़ाई में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। मेदिनी राय ये मालवा का किंग था, मालवा एमपी में। और ये मेदिनी राय पुरुष है, महिला नहीं। मेदिनी राय मालवा का राजपूत किंग था। तो 1528 में बाबर ने चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय जैसे राजपूत किंग को हराया
और इस लड़ाई को भी बाबर ने जिहाद के नाम से लड़ा। सोचा कहीं राणा सांगा राजपूतों को एक न कर दिया हो, इसलिए बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए चंदेरी की लड़ाई को भी जिहाद का नाम दिया। इंडिया में ऐसी दो लड़ाई है जिसे बाबर ने जिहाद के नाम से लड़ा। खानवा की लड़ाई राणा सांगा से, चंदेरी की लड़ाई मेदिनी राय से। इस लड़ाई में मेदिनी राय लड़ता हुआ ये भी मारा गया। बाबर ने एमपी के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो इस प्रकार बाबर इस लड़ाई को आसानी से जीता, इसमें कोई टफ लड़ाई नहीं थी। एक और आखिरी लड़ाई बाबर की है 1529 में इंडिया में, घाघरा की लड़ाई, बैटल ऑफ घाघरा। ये बिहार में है। 1529 में घाघरा की लड़ाई, घाघरा नदी का नाम है। उत्तर प्रदेश में एक नदी है सरयू नदी, यूपी में सरयू नदी है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है। यही नदी जब बिहार में जाती है तो घाघरा से मिल जाती है, तो इसको घाघरा कहते हैं। इस नदी के किनारे ये लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में बाबर ने इस लड़ाई में किसको हराया? महमूद लोदी को हराया। महमूद लोदी ये इब्राहिम लोदी का भाई था। तो बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने महमूद लोदी को हराया। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बाबर से घाघरा में लड़ा। और एक बात बताना चाहते हैं, घाघरा की लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो पानी की सतह पर लड़ा गया और जमीन पर भी लड़ा गया। पानी की सतह पर नाव के द्वारा लड़ा गया और फिर जमीन पर भी लड़ा गया। इंडिया में पहली ऐसी लड़ाई है जो पानी की सतह पर, नदी की सतह पर और जमीन पर भी लड़ा गया। महमूद लोदी हार गया और बिहार की तरफ फिर भाग गया, बिहार और बंगाल की तरफ। बाद में हुमायूं से भी एक लड़ाई लड़ेगा, आगे आपको बताएंगे। तो बाबर ने यही 4 लड़ाई इंडिया में लड़ी। पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चाय पिया, घाघरा से घर गया और आगरा में मर गया। राहुल शाह कह रहे हैं जीएस बैच 2 में तो ये टॉपिक हो चुका है सर। हाँ बेटा राहुल, ये जीएस 3 का बैच चल रहा है। तो जीएस 1 और 2 में हमने करा दिए हैं। दरअसल जीएस 3 में दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट किए थे, तो दिल्ली सल्तनत जीएस 3 में कंप्लीट हो गया। आज से इनका मुगल वंश स्टार्ट हुआ है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। आपकी क्लास जब होगी जीएस 1 और 2 में तो मॉडर्न चलेगा जो चल रहा था। ये जीएस 3 की क्लास है। इनका दिल्ली सल्तनत फिनिश किए हैं और अब मुगल डायनेस्टी बता रहे हैं। तो इसलिए आप देख लो, आपका ये हो चुका है। आप अपनी क्लास में जब होगा तो उसमें आप अटेंड कर लेना, और अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा। और दीक्षा सिंह गौड़ कह रहे हैं तमगा टैक्स किस सामान पर लिया जाता था? बेटे उस समय जो सामान चलते थे ना, तमगा टैक्स उसी पर लिया जाता था। मान लीजिए कोई दिल्ली में दही बेचने वाला दही लेके आया तो बॉर्डर पर ही दही पर टैक्स ले लेते थे और फिर उसको कहते तू जा अब दिल्ली में अपना दही बेच के आ। कोई भी सामान, दूध वाला दूध लेके शहर में जाता, उससे पहले टैक्स देना पड़ता था। तो दीक्षा सिंह वो सामान जो बेचने खाने पीने लायक सामान थे उन सब पर
ये तमगा लिया जाता था। राहुल शाह मुझे नहीं पता है, लेकिन ये हम 5:15 से जो बैच है ये GS3 वाला बैच है। आपका बैच 3:30 से 5 में पढ़ाता हूं, इसलिए कंबाइंड कर दिए होंगे, अलग बात है कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मिलता रहे। तो अगर आपकी इच्छा हो पढ़ो, नहीं तो ये तो आपको बता दिए हैं। आप अपनी क्लास जब होगी 3:30 से 5 वाली या 9:30 से 11 वाली, उसमें आपके टॉपिक चलाएंगे। तो इसलिए ये बैच 3rd है GS। इनका है दिल्ली सल्तनत पूरा हो चुका है और मुगल वंश स्टार्ट किए हैं। प्रभात सर, इसको लर्न करने का शॉर्टकट, इसे लर्न करने के लिए बाबर के बारे में, बाबर की लड़ाइयां यही हैं कि पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चाय पिया, घाघरा से घर गया, आगरा में मर गया। ये सिंपल फार्मूला है। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, आगरा में मर गया। 1530 में बाबर का देहांत आगरा में हुआ। बेटे हम 5 मिनट का ब्रेक देंगे, थोड़ा चाय पिएंगे, फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना।
तो बताएं समझ में आया बेटे? शिवम कुमार जी हेलो, हेलो सर, हेलो भाई। रोहित कुमार, बाबर, खंभात की खाड़ी में शरण ले लिया, यानी फाइनली ये यहां चला गया बे ऑफ कैम्बे में। खंभात की खाड़ी में शरण लिया, ये खंभात की खाड़ी में। और ये कुमार कह रहे हैं बायो कब होगी सर, एक बार मैनेजमेंट से बात कर